तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम क्या देख रहे हैं कि मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, मैं किस प्रोडक्ट में करूं, मैं किस ब्रांच में करूं, मैं किस सेगमेंट में करूं, और मैं इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, ये मुझे इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है। ठीक है, तो आपकी बुक में एग्जांपल लिखा हुआ देखिए, नया फिक्स एसेट लेना इन्वेस्टमेंट है, नई ब्रांच खोलना इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर करना इन्वेस्टमेंट है, नया प्रोडक्ट लाइन बनाना इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट करना मतलब क्या, समझ रहे हैं? जैसे इंडिया में MI लॉन्च हुआ स्मार्टफोन से, धीरे धीरे उसने प्रोडक्ट लाइन ऐड करता चला गया MI, है ना। MI के टेलीविज़न, MI की वॉचेस, यानी उसने धीरे धीरे मार्केट में क्या किया, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता चला गया। यानी उसने समझ लिया कि इंडिया में टेक्नोलॉजी की मार्केट सस्ते रेट पे चलाई जाए तो लोग बहुत खरीदने को तैयार। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप क्या समझे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो टाइप का होता है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। आपको ध्यान रखना है एक मीनिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? ऐसी इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए, जिसका हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, कभी भी ख़त्म नहीं होना। जैसे रिलायंस ने जो प्रोडक्ट बनाया रिलायंस जियो, वो उसका कौन सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लेकिन रिलायंस वाले अगर 5G लॉन्च कर रहे हैं, ये इनका शॉर्ट टर्म हो सकता है कि कल के दिन ये 6G में भी काम करेंगे, 7G में भी काम करेंगे, 3G में भी काम कर रहे थे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो मीनिंग रखनी है याद। कैपिटल बस्टिंग एक टर्म है, उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर लॉन्ग टर्म करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग। ठीक है, अच्छा, अब इसमें भी हमारे पास क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग बोल दो या इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोल दो। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें सोचने होंगे बिफोर इन्वेस्टिंग? तो देखो इजी हैं। ग्रोथ हम देखेंगे, हमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा हम ये देखेंगे, कितना पैसा इन्वॉल्व होगा हम ये देखेंगे, रिस्क किसमें ज़्यादा है हम ये देखेंगे, और रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे। ठीक है, एक पॉइंट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। ये क्या होता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व? जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अप्रूवल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करने के कई सारे मेथड्स हैं। हम कौन से मेथड से डिसीजन ले रहे हैं ये मैटर करता है। जैसे आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप क्या देखते हो बिफोर ज्वाइनिंग? टीचर की क्वालिटी देखते हो, टीचर की डिग्री देखते हो, स्टूडेंट की लेंथ देखते हो, या सिटिंग अरेंजमेंट देखते हो, या उसका एनवायरनमेंट कहाँ है, कहाँ पे इंस्टीट्यूट है, लोकेलिटी देखते हो। दीज आर दी क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट को चूज करने का एक क्राइटेरिया नहीं है, मल्टीपल क्राइटेरिया, उसके मेथड्स बनाए गए हैं। ये आप बीकॉम में पढ़ोगे। ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस इज अ पर्टिकुलर बुक। ये आपको बीकॉम थर्ड ईयर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से बुक मिलेगी। ठीक है, RP रुस्तागी सर की बुक से हम पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ रहे हो आज सुभाष दे, हम FM पढ़ेंगे थर्ड ईयर में RP रुस्तागी की बुक से। तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व में हम क्या देख रहे हैं? हमें कौन से मेथड से अपने इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करना है, दैट इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। ये हमारा पूरा क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। लॉन्ग टर्म को क्या बोलते हैं? कैपिटल बस्टिंग। फैक्टर अफेक्टिंग क्या है बताओ? कॉस्ट कितनी लगनी है, पैसे की ज़रूरत कितनी है, रिस्क कहाँ कम ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। एक पॉइंट और है, क्वेश्चन करके आपको पॉइंट दिया हुआ बुक में देखिए, वाई आर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इंपॉर्टेंट? ये क्वेश्चन आपको सीधा आएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इंपॉर्टेंट क्यों है कंपनीज के लिए? इसलिए है, पहला ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है, शॉर्ट टर्म को आप पीछे जा सकते हो। अब फिजिक्स वाला पे 800 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, फिजिक्स वाला को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ फिजिक्स पढ़ा के नहीं पढ़ा पाए रिकवर हो पाएंगे 800 करोड़। दैट इज वाई ही इज ओपनिंग व्हाट, ही इज नाउ ओपनिंग कॉमर्स, ही इज ऑन CA की कोचिंग होगी, नीट प्रिपेयर JEE पहले से थी, अब IT की भी होगी। वाई? क्योंकि 800 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ एक सब्जेक्ट से नहीं आ पाएगा, आपको मल्टीपल डायमेंशंस बनाने पड़ेंगे, राइट? रिस्क इन्वॉल्व, इरिवर्सिबल डिसीजन है ये। क्या है?
इरिवर्सिबल, मतलब मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म डिसीजन ले लिया है। अब फिजिक्स वाला अगर सोचे कि यार पढ़ाने बड़ी मेहनत है, अब मैं ऐसा करता हूँ जॉब करना शुरू कर देता हूँ, नो 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 नो, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है, ये आपके और इन्वेस्टर के बीच में बैठ के डिसीजन हुआ है। शॉर्ट टर्म को इरिवर्सिबल कर सकते हो, सॉरी रिवर्स कर सकते हो, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन। अब हमने पैसों का अरेंजमेंट कर लिया, मतलब फाइनेंस डिसीजन हमने डिस्कस किया, पैसों को हमने डिप्लॉय भी कर दिया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कर दिया। अब कंपनी ने पैसा कमाया, कंपनी को इन्वेस्टर को खुश कर रहा है। ठीक है, तो इन्वेस्टर जो होती हैं उनकी दो प्रोस्पेक्टिव होते हैं किसी भी कंपनी में लगाने के लिए पैसा। दो प्रोस्पेक्टिव से पैसा लगाया जाता है, एक रेगुलर रेवेन्यू, एक होता है वन टाइम रेवेन्यू। रेगुलर रेवेन्यू क्या है? आप किसी को लोन देते हो तो ये सोच कर देते हो कि वो आपको पैसे दे देगा, रीपे कर देगा। लेकिन सिर्फ क्या रीपे करने के लिए लोन देते हो, या आपको रेगुलर इनकम चाहिए उससे आपको चाहिए रेगुलर इंटरेस्ट, तब आप लोन देते हो। नहीं, लोन के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? रेगुलर इंटरेस्ट मिले प्लस मेरा प्रिंसिपल अमाउंट मिले जो मैंने दिया। एक शेयर होल्डर कंपनी में पैसा क्यों लगाता है? या तो वो रेगुलर इनकम चाहता है, यानी डिविडेंड बोलते हैं उसे, या वो चाहता है कि मैं 10,000 रुपये लगाऊं और कुछ सालों बाद उसकी वैल्यू 20,000 हो जाए और मैं उसके शेयर बेच दूं। है ना, जैसे शेयर खरीदो बेचो, किसी कंपनी के शेयर खरीदो कम रुपए में और महंगे में बेच दो, ये भी एक डिसीजन है। बात समझ में आती है? तो हम जो पैसा लगा रहे हैं किसी कंपनी में, दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, रेगुलर रेवेन्यू और वन टाइम रेवेन्यू। तो अब आपके जो शेयर होल्डर है वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्होंने जो कंपनी में पैसा लगाया है उनको रिटर्न दोगे आप। तो रिटर्न देने की बारी आई आपको डिविडेंड डिसीजन। तो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, अब कंपनी के जो फाइनेंस मैनेजर उनको ये डिसाइड करना है कि हम इस पैसे को डिविडेंड शेयर होल्डर को दें या इसको अपने पास ही रखें इस प्रॉफिट को और कहीं और इन्वेस्ट करें। तो ये हो गया हमारा डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड का मतलब क्या हुआ? डिविडेंड क्या है? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट which is distributed to the shareholder is called dividend, and the amount of profit which is retained by the company is called retained earning. जिसे आप पढ़ते हो रिजर्व, सरप्लस, जनरल रिजर्व, यानी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अपने पास ही रखा क्योंकि कंपनी उसको फर्दर कहीं इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, चलो अब इसके भी फैक्टर्स हैं, देखो यानी क्या क्या पॉइंट हमें कंसिडर करने पड़ेंगे बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड। क्या क्या पॉइंट देखने पड़ेंगे? देखिए, अमाउंट ऑफ अर्निंग पहले देखिए, आपको अगर थोड़ी बहुत अर्निंग हुई है तो डिविडेंड आप मत दो। अगर अच्छी खासी अर्निंग हुई है, आपको लगता है कि डिविडेंड देना ठीक है, आप दे पाओगे तो दे दो। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर आपकी अर्निंग रेगुलर बेसिस पे होती है, हर साल आप अर्न करते हो, तो आपको डिविडेंड थोड़ा बहुत देने से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपकी अर्निंग क्या है? अनस्टेबल है, तो आपको डिविडेंड नहीं देना चाहिए, उसको अपने पास रखना चाहिए एज अ रिजर्व। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, अगर आप रेगुलर डिविडेंड देते हुए आए हो, आप कंपनी कैसे हो, लोगों ने आप पे इन्वेस्ट ही इस सोच के किया है कंपनी डिविडेंड देती है, हर साल में 2 बार देती है, अगर आप ना दो तो फिर लोगों का आपसे विश्वास उठ जाएगा, वो पैसे विड्रॉ कर लेंगे। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी है तो आपको वो पॉलिसी मेंटेन करने के लिए डिविडेंड देना पड़ेगा। और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ का रिवर्स, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो आपको उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसको डिविडेंड नहीं देना चाहिए। कैश फ्लो पोजीशन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कैश फ्लो पोजीशन। ये पॉइंट्स मिल रहे हैं नहीं? कैश फ्लो पोजीशन क्या कहता है? जो डिविडेंड होता है वो कैश में देना होता है, काइंड में डिविडेंड नहीं दे सकते आप। मतलब कंपनीज को जो डिविडेंड देना है वो आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, आप उसकी जगह कोई और ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप उसको काइंड नहीं दे सकते, कोई कार गिफ्ट वगैरह नहीं दे सकते, आपको कैश में देना है। तो फॉर पेइंग इन कैश यू मस्ट हैव अ कैश बैलेंस। तो अभी तभी आप डिविडेंड दीजिए जब आपको एक्चुअल में आपके पास कैश अवेलेबल हो, क्योंकि सिर्फ बुक में प्रॉफिट है और डिविडेंड देने चले तो फिर आपको कहीं ऐसा डिविडेंड देने के लिए लोन लेना पड़ जाए। आपके पास पैसा बैंक में होना चाहिए टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। फिर पॉइंट एक कहता है शेयर होल्डर प्रेफरेंस। आप ये चेक कीजिए कि आपके पास शेयर होल्डर कैसे हैं, उनकी प्रेफरेंस क्या है। मान लीजिए आपके पास शेयर होल्डर ही ऐसे हैं जिन्हें रिकरिंग इनकम नहीं चाहिए, वो तो कहते हैं कि शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए, यानी आप ऐसा परफॉर्म करो कि शेयर का प्राइस बढ़े, कंपनी की ग्रोथ हो, फिर आप कंपनी के शेयर बेच दीजिए और पैसा कमाइए। इन्वेस्टर को क्या बोलिए कि आप डिविडेंड ना लेके
आप कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक कीजिए, हम कंपनी ग्रो है, हम नए नए बिजनेस खोलेंगे, नए नए सेगमेंट खोलेंगे और हमारे शेयर की प्राइस बढ़ेगी, जब प्राइस बढ़े तो अपना शेयर बेच देना। अगर आपके शेयर होल्डर ऐसे हैं क्या जिन्हें रिकरिंग रेवेन्यू नहीं चाहिए, उनको शेयर मार्केट में क्या चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, तो आप उनको डिविडेंड मत दो तो भी चलेगा। लेकिन अगर उनको क्या है, उन्हें शेयर प्राइस से मतलब नहीं, उनको रेगुलर इनकम चाहिए, तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। जैसे आपने पढ़ा है प्रेफरेंस शेयर होते हैं और इक्विटी शेयर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड देना पड़ता है, इक्विटी शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, उनको डिविडेंड नहीं दोगे तो भी चलेगा, तो उनको आपको बताना पड़ता है कि डिविडेंड हम क्यों नहीं दे रहे हैं, इस पैसे का हम कहाँ यूज़ करें। ठीक है, और क्या पॉइंट्स हैं शेयर होल्डर प्रेफरेंस के बाद? टैक्सेशन पॉलिसी, इसको आप रह रहे अब नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि पहले कंपनी जब डिविडेंड देती थी तो कंपनी के ऊपर टैक्स लगता था, उसे बोलते थे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपनी के हाथ से टैक्स को हटा दिया है, अब टैक्स लगेगा किस पे, शेयर होल्डर पे, यानी जिसकी ये आमदनी है। तो इस पॉइंट को आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, तो बहुत कम आता होगा। हाँ, अब अगर कंपनी पे लगेगा तो कंपनी टैक्स क्यों दे, इतने सारे टैक्स तो उसके ऑलरेडी लग रहे हैं, अब डिविडेंड देने पे भी टैक्स लगे। तो पॉइंट इसके पहले हम ये पढ़ते थे कि अगर डिविडेंड आपको देना है तो यू ऑल्सो हैव टू पे टैक्सेस, और अगर आप टैक्स नहीं पे करना चाहते तो डिविडेंड भी आप पे मत कीजिए। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, हर चीज़ का रिएक्शन कहाँ देखना है हमको, स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में आपके हर एक्टिविटी का क्या होगा, एक्शन का रिएक्शन होगा, एक्शन का रिएक्शन होगा। जैसे मान लो आज मुकेश अंबानी के बारे में कोई बैड न्यूज़ आ जाए, या रिलायंस कंपनी के बारे में कोई बैड न्यूज़ आ जाए, तो स्टॉक मार्केट रिलायंस कंपनी के शेयर प्राइस को डाउन कर देगा। तो डिविडेंड देने ना देने से आपके शेयर प्राइस में फ़र्क पड़ेगा, स्टॉक मार्केट में उसका रिएक्शन होगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा। लीगल कांस्टेंट एक पॉइंट है। लीगल कांस्टेंट का मतलब डिविडेंड को लेके कई सारी रूल्स हैं, कई सारे कंपनीज है 2013 में रूल्स हैं, यू हैव टू फॉलो इट। डिविडेंड कहाँ से देना है, डिविडेंड कौन सी कंपनियां देंगी, डिविडेंड कौन सी कंपनी नहीं दे सकती, डिविडेंड देने से पहले क्या क्या रूल्स हैं, कितने दिनों में डिविडेंड पे कर देना है अगर डिक्लेयर कर दिया तो, अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया और शेयर होल्डर लेने ना आया तो उस डिविडेंड का क्या करेंगे। तो वो रूल्स आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। अगर आप कंप्लाई कर सकते हो तो यू कैन डिक्लेयर, अदरवाइज नहीं। बस, तो ये सारे पॉइंट हैं। दीज आर द पॉइंट दैट वी शुड कीप इन माइंड बिफोर डिक्लेयरिंग और बिफोर टेकिंग एनी डिविडेंड डिसीजन। क्लियर?